राजनीति से संन्यास के संकेत दिए। पहले भी फैसला किया था 2 साल पहले। औरंगाबाद से हम आ चुके हैं नासिक। आपके हेलीकॉप्टर की फिर से चेकिंग की जा रही है। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हम चलते हैं अजित पवार के साथ उनकी चुनावी रैली में। नवाब मलिक के मामले में आप बटे नहीं। कोई एलिगेशन हुआ तो आप उसको दोषी ठहराएंगे। शरद पवार जी से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपकी? चित्रा जी कहा है कि मेरी गलती हुई थी। भारी भीड़ के बीच अजित पवार ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। माननीय सर्व महायुतीच्या वतीनं पदाधिकारी आणि बुलेट की रफ्तार से मुंबई से वाया ठाणे एबीपी न्यूज की बुलेट टीम पहुंच गई औरंगाबाद। औरंगाबाद में एबीपी न्यूज की बुलेट टीम को अजित पवार के चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनने का मौका मिला। गुरुवार का दिन अजित पवार ने एबीपी न्यूज की बुलेट टीम के साथ बिताया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करने जाना था, इसीलिए आज बुलेट के साथ साथ चॉपर और कार भी हमारी सवारी बन गई। आपको बता दें, यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में जाकर ये जानने और देखने की कोशिश करेंगे कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम दिखता है। गुलाबी रंग के जैकेट में अक्सर ये आपको दिखाई दे जाएंगे। महिलाओं को लेकर उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने की लगातार कोशिश है। कितनी मिलेगी कामयाबी, चलिए करते हैं इसी बात की पड़ताल। सबसे पहले हमने अजित पवार से बातचीत की, उनसे हर मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की। अदानी से लेकर शरद पवार तक सवाल पूछे, पूरी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले अजित पवार के चुनावी कैंपेन की झलक दिखाते हैं। हम अजित पवार के काफिले के साथ औरंगाबाद से नासिक के लिए निकल पड़े। नासिक पहुंचने पर अजित पवार को रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को ही चॉपर में उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली। डिप्टी सीएम अजित पवार को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा और आपको बताते चले ये चॉपर उनका यहाँ पर खड़ा है, लेकिन उड़ने की परमिशन नहीं दी गई है। इस वक्त नासी में हम हैं, यहीं से 15 मिनट की दूरी पर। आपको बताते चले अगर वो चॉपर से जाते तो उनको जाना पड़ता, लेकिन 10 किलोमीटर अब उनको बाई रोड ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं आपकी चॉपर को उड़ने की इजाजत नहीं मिली अभी? नहीं मिली, लेकिन मैंने एक गलती की। आने के बाद प्लेन से उतरने के बाद मैं अगर बाय रोड जाता तो यहाँ से 20 मिनट लगता। मैंने किस लिए टाइम गवाया मुझे मालूम नहीं। ये चॉपर का बड़ा सवाल आजकल खड़ा हो रहा है। कभी चेकिंग की जा रही है उसको लेकर, कभी बताइए आप डिप्टी सीएम है, आपके ही चॉपर को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। वो परमिशन के बारे में, वो 2 चॉपर यहाँ है। परमिशन के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। ठीक है, अभी उनका काम वो कर रहे हैं, हम मेरा काम वो मैं कर रहा हूँ। अगर विपक्ष के लोग होते तो ये बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। वो बोलते कि देखो हम विपक्ष में है, इसीलिए हमारी रैलियाँ जल्दी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए चॉपर को परमिशन नहीं दी। लेकिन मैं तो अभी रूलिंग पार्टी में हूँ, मैं वैसा बोल नहीं सकता। अभी बाय रोड निकलेंगे। देखिए अजित पवार अब बाय रोड यहाँ से जा रहे हैं। उनका चॉपर सामने दिखाइए मनोज, ये सामने बिल्कुल चॉपर खड़ा है। इससे इनको टेक ऑफ करना था, लेकिन अब इनको बाय रोड इस गाड़ी से 10 किलोमीटर से ज्यादा का समय है, वो ट्रैवल करना होगा। हम भी चलते हैं इनके साथ इनकी रैली को कवर करने के लिए। दूरी कम थी तो हम भी उनके साथ कार से रैली वाली जगह पर पहुंचे। अजित पवार समर्थकों से मिलते हैं तो उनका जोश देखते ही बनता है। कार्यकर्ता अपने नेता का दीदार करना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं।
चुनावी माहौल में अजित पवार भी किसी को निराश नहीं करते, सबसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आश्वासन देते हैं। व्यस्त कार्यक्रम के बीच हम फिर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, जहां से अजित पवार को दूसरी रैली में जाना था। खुशकिस्मती से इस बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने की इजाजत हमें मिल गई। सवाल जवाब का क्रम हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान भी जारी रहा। एक चुनावी सभा खत्म हो चुकी है और इस वक्त हम आ चुके हैं अजित दादा की चौपर में और देखिए अब ये उड़ान भर रही है अपने अगले गंतव्य की ओर। मैंने देखा आपकी सभा में इतनी ज्यादा भीड़ हुई थी। कई बार नेताओं पर आरोप लगते हैं कि पैसे देकर भीड़ को बुलाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वैसा कुछ जगह होता है, लेकिन वो भीड़ आपको रिस्पांस नहीं देती। मैंने देखा है आपके अलग अलग चुनावी रैलियों में अलग अलग घोषणा पत्र, बारामती में भी आपने जारी किया, बाकी जगहों पर भी जारी किया। तो अलग अलग जगहों पर घोषणा पत्र जारी करने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद हमारा जो घोषणा पत्र रहता है वो पूरे स्टेट का रहता है, महायुति का। उसमें हमने हमारा भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दिया है स्टेट का, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग इशू रहते हैं, इनके अलग रहते, इनके अलग रहते, मेरे अलग रहते। कहीं पानी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन दूसरे इशू वहाँ अलग टाइप के रहते। तो वहाँ उस इशू के हिसाब से हमें दिखाना पड़ता है कि आगे 5 साल में हम ये आपके इशू हल करने वाले हैं। मतलब आप स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और इसलिए अलग अलग 57 घोषणा पत्र रखा गया है। कई बार जो घड़ी होती है उसका समय हमेशा खुद के अनुकूल नहीं होता है। बार बार आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आप और शरद पवार जी पलटी मारकर एक हो जाएं। इस तरह की स्थिति बनेगी आप लोगों? सुनो, मैंने जब पॉलिटिक्स में मैं आया तब मेरी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पवार साहब को, संगमा जी को, तारिक अनवर को पार्टी से हटा दिया। फिर नई पार्टी बनानी पड़ी। तब सबने 10 जून 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका नाम, उसका सिंबल, और तब से आज तक मेरी वही पार्टी है, वही सिंबल है। लेकिन उधर वाले इधर आएंगे, चाचा भतीजे का दिल मिलेगा? नहीं, अभी तो चुनाव लास्ट स्टेज पे है। बहुत सबकी रैलियां चालू हो रही है, चालू है। अगर ये नया इशू मैंने कुछ उसके बारे में कोई भी कुछ बातें की तो वो ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करने का। शरद पवार जी ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। हाँ, मैंने बारामती में देखा, मुझे किसी ने बताया 1.5 साल के बाद उन्होंने बताया कि मेरी टर्म राज्यसभा की खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा संन्यास नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। सही फैसला है उनका? नहीं, उन्होंने उससे पहले भी फैसला किया था 2 साल पहले। आपने सुना होगा, उन्होंने डिक्लेयर किया था यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में, लेकिन 2-3 दिन के बाद उन्होंने वो लोगों की मांग, इसीलिए कार्यकर्ताओं की मांग, नेताओं की मांग, इसीलिए मैंने वो फैसला वापस लिया। बातचीत खत्म होने तक हम नासिक के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां अजित पवार की एक और रैली होनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही वहां वो हुआ जिसकी इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा है। चुनाव आयोग की टीम ने अजित पवार के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान अजित पवार जांच कर्मियों के साथ पूरा सहयोग करते दिखाई दिए। चुनाव आयोग से टीम आई हुई है और यहाँ पर आप देखिए अजित पवार जी हैं, वो यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। एक सेकंड में उधर आना चाहूंगी। आपके हेलीकॉप्टर की फिर से चेकिंग की जा रही है और आप तैयार हैं? कोई आपत्ति नहीं है आपको? कोई आपत्ति नहीं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मुझे चेक करो, मैं जाता हूँ अभी, और बाकी के जो भी बैग है, जो भी सामान है, वो अभी के चेक करेंगे। मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, तो मैं आगे जा रहा हूँ। कई बार चेकिंग हो जाती है। आप लोग हैं चुनाव आयोग से? मैं चुनाव आयोग से हूँ मैडम। तो चेकिंग करने आए हैं अजित पवार जी की? फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमारी।
विपक्ष के लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं, सत्ता पक्ष वालों को छोड़ देते हैं, ये भी नहीं मैडम, हमें एज एन एम्प्लॉय हमें विपक्ष और पक्ष का, सत्ताधारी पक्ष वो कुछ लेना नहीं है। 5 बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री आप रहे हैं, इस बार दिल की क्या तमन्ना 5 है? बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री अलग अलग वक्त पर आप रहे, इस बार की क्या है दिली तमन्ना? इस बार दिल की तमन्ना यह है कि पहले हमारे महायुति के 175 से ज़्यादा विधायक चुन के आने का टारगेट हमने रखा है और उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। अजित पवार जी, हाल ही के आपके बहुत सारे ऐसे डायलॉग या भाषण रहे जो महायुति को असहज करते हुए नजर आए। मैं उस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा बयान जो पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, वो है 2019 में जब आपको डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ मिलकर बनाया गया था, तो शरद पवार जी, गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग एक साथ मौजूद थे। नहीं, उसमें देवेंद्र जी, सॉरी, बाकी के थे, गौतम अडानी जी नहीं थे। गौतम अडानी जी नहीं थे। एक दफा क्या होता है चित्रा जी, आप अभी दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रहती है, तो कभी आपके गेस्ट हाउस में रहती है, कभी और कोई जगह दूसरे रहती है। तो एक मीटिंग उनके गेस्ट हाउस में रही थी, इसीलिए मैंने उनको बताया कि गौतम जी अडानी के यहाँ मीटिंग हुई थी, वो गेस्ट हाउस में थी। लेकिन एक दफ़ा हमारी 6 मीटिंग हुई और वहाँ वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में उनको ऐसे मीटिंग में इंडस्ट्रीज रहते ही नहीं, तो उनका सवाल ही नहीं उठता। मतलब दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, 6 बार मीटिंग हुई थी कि बीजेपी के साथ जाना है या नहीं, और गौतम अडानी के गेस्ट हाउस में हुई थी, एक बार वो मौजूद थे, बाकी मीटिंग में मौजूद नहीं, एक बार उनके गेस्ट हाउस में हुई थी, वो कभी भी कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बीजेपी और एनसीपी के बीच जो मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी उसमें मौजूद नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। शरद पवार जी, वो बाकी के लोग थे, वहाँ अमित भाई थे, अपने प्रफुल्ल पटेल थे, मैं था, देवेंद्र जी थे, पवार साहब थे, ऐसे लोग थे। शरद पवार जी थे वहां पे, लेकिन शरद पवार जी सभी मीटिंग में नहीं थे। हाँ। लेकिन 1-2 मीटिंग में वो थे। मतलब वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ एनसीपी की सरकार देखो, बने और आप डिप्टी सीएम बने। चित्रा जी, आपको पता होगा कि 2014 में तो रिजल्ट्स आने से पहले ही बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था, बाहर से सपोर्ट किया था, इसीलिए उनका गवर्नमेंट बना। उसमें शिवसेना भी शामिल नहीं थी, उनके पास 145 फिगर भी नहीं था, मेजॉरिटी के लिए 145 फिगर रहता है, उनके पास 125 ऐसा कुछ 12 ऐसा 130 से आगे नीचे ही फिगर था। लेकिन गौतम अडानी वाले मामले में चूंकि इस तरह के इंटरव्यू में आपको कोट करके बातें कही गई हैं, उसको लेकर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट हो, मुंबई महाराष्ट्र का दूसरा प्रोजेक्ट हो, उसको अडानी को देने के लिए अडानी के नेतृत्व में या उनके मौजूदगी में बैठक हुई थी और खुद इस बात को अजित पवार स्वीकार कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अब इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे, फिर आप कैसे जवाब देंगे? ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे सबको, देश को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, अलग अलग मीटिंग 6 हुई, उसमें से एक गेस्ट हाउस में हुई, वो बिल्कुल नहीं थे, एक भी मीटिंग में नहीं थे। उद्योगपति का उसमें कुछ काम ही नहीं रहता, इंडस्ट्रीज अपना काम करते हैं, पॉलिटिशियन अपना काम करते हैं। तो उस इंटरव्यू का हवाला लोग दे रहे हैं, वो आपका ऑडियो मैंने कहा वीडियो। हाँ। ये इंटरव्यू, मैंने ये जो अभी बोल रहा हूँ वो ज्यादा सही है। 65 साल के अजित पवार चुनावी दंगल में जमकर पसीना बहा रहे हैं। आर या पार वाले इस चुनाव में वो महाराष्ट्र की सत्ता के किंग मेकर बनना चाहते हैं। अब देखना होगा इस बार वो लोकसभा वाला ही प्रदर्शन दोहराते हैं या फिर 23 नवंबर को नया इतिहास रचकर विजयी मुद्रा में नजर आते हैं।